students, myself Rubina Chaudhary and today I am going to start chemistry. Basically students, जब हम class 10 में होते हैं तो we have a science as a subject where we will see there is a small inclusion of biology, there is a small inclusion of physics and as well as chemistry. Now when you come in class 11, here we are going to see a one separate branch of science and which is known as a chemistry. तो बेटा जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो अब हमें क्लास 11 और क्लास 12 में ये सब्जेक्ट को पढ़ना है. हमें केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत चीज़ें पता है एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू कम अहेड इन दिस कमिंग 2 years. तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का ये लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में होगा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा केमिस्ट्री का ब्रांच क्या है, वाई केमिस्ट्री इज़ अ सेपरेट ब्रांच, केमिस्ट्री को और क्या बोला जाता है, ऑल दोज थिंग वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इटसेल्फ. तो क्लास 11 में आपको एक चैप्टर है विच इज़ अ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. एज यू नो कि नाम में ही आ रहा है कि ये चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री होता क्या है. तो बेटा मान लो कि मैंने आपको ये एक मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, आई एम कंसिडरिंग इट एज अ पर्टिकुलर थिंग कि ये एक सब्सटेंस है. तो अब ये सब्सटेंस के बारे में हमें बात करनी है केमिस्ट्री में. तो इन अ वेरी सिंपल टर्म स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, अगर मैं बहुत नॉर्मल टर्म में केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ अ मैटर. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ अ मैटर. तो फर्स्टली इफ़ आई से इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर. बहुत सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करूं तो मैं बोलूँगी केमिस्ट्री वो है जहाँ पे हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं. Wherever we study about matter, that is my chemistry. तो बेटा आई एम टेलिंग यू कि मैंने आपको ये एक ऐसा कुछ दे दिया है, दिस इज़ अ मार्कर, बट मैं बोल रही हूँ कि ये एक मैटर है और आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता करनी है. तो जब आप इस मार्कर को देखोगे तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि ये दिखने में कैसा है. मतलब मुझे अगर कोई चीज़ को दे देता है, कोई मैटर दे देता है, तो व्हाट आई बेसिकली डू इज़ द फर्स्ट थिंग आई ऑब्जर्व इट. मैं उसको बाहर से देखती हूँ, मतलब मैं उसके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रही हूँ बेटा. जब मैंने उसको फिज़िकली पढ़ लिया तो नेक्स्ट मैं देखूँगी कि व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किसका बना हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरा ये मैटर बना हुआ है. और फिर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगी कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ कौन रिएक्ट कर सकता है. तो अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूँ, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर. हम मैटर को पढ़ते हैं, लेकिन बच्चा किस टर्म्स में? उसके फिज़िकल अपीयरेंस के टर्म में, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है. फिर हम ये देखते हैं कि उसका कंपोजिशन कैसा है, दिखने में कैसा है, बना कैसा है, और फिर लास्ट में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है और कौन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है. तो स्टूडेंट्स अगर हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें, इफ़ वी डिफ़ाइन केमिस्ट्री, तो वी विल राइट डाउन केमिस्ट्री एज इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर. ये बच्चा क्या है? स्टडी ऑफ अ मैटर है. इट is a study of matter. ये मैटर की स्टडी है केमिस्ट्री, which we have already said. Now students, तो क्वेश्चन अराइज, what is matter? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसका अपना वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं बेटा. तो अगर मैं आपके आसपास में बोलूँ कि व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ नॉट मैटर स्टूडेंट, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऑलमोस्ट आपके आजू बाजू में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब के सब मैटर है. ये मार्कर मैटर है, आई एम मैटर, दिस वाइट बोर्ड इज़ मैटर, दी वॉल्स आर मैटर, दी क्लासरूम इज़ मैटर, योर बैग इज़ मैटर, योर बुक इज़ मैटर,
एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू योरसेल्फ इज समहाउ मैटर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैटर वही है जो दिखता है। There are also so many things which we cannot see with our naked eyes, but even though they occupy space and volume, they are going to be a matter. Like a very common example, air. एयर हम देख नहीं पा रहे हैं, बट एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चा, तो एयर भी क्या है, मैटर है। तो जब हम केमिस्ट्री को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर में हम क्या करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर में हम इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस that it undergoes, that it undergoes। ओके बेटा, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर मैं इस मैटर का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करा रही हूँ तो उसके अंदर कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस आएंगे। हम केमिस्ट्री को 3 टर्म्स में पढ़ते हैं, हम मैटर को 3 टर्म्स में पढ़ते हैं बेटा। हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, हम उसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, और हम लास्ट में उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, हम उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री। बेटा अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस बोला जाता है। केमिस्ट्री इज़ नोन एज अ सेंट्रल साइंस। तो हम इसे सेंट्रल साइंस क्यों बोलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ बेटा, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स का भी इंक्लूजन है, केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स का भी इंक्लूजन है, केमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी आ रही है, केमिस्ट्री के अंदर जियोलॉजिकल केमिस्ट्री भी आ रही है, आपके जियोग्राफी अर्थ से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही है। तो आपके जितने भी ब्रांचेस हैं दे आर समहाउ, साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं दे आर समहाउ इंटर रिलेटेड विथ केमिस्ट्री। हम बायोलॉजी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। वेयर स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम लिविंग भी बात करते हैं और नॉन लिविंग भी बात करते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि हम केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सेंट्रल साइंस। वी कॉल इट एज अ सेंट्रल साइंस बच्चा बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, here student I am going to also study biological science। बेटा जो भी मेडिसिन्स आपको मार्केट में मिलती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, वेदर इट इज़ अ सोनियोग्राफी मशीन, वेदर इट इज़ एन एक्सरे मशीन, MRI, CT स्कैन, ऑल दोज मशीन बच्चा ये किसने दिया है, तो ये केमिस्ट्री ने ही मिला है। यहाँ पे आप अप्लाइड साइंस को पढ़ोगे। Engineering also has an important role with chemistry. Then you have again students हमारे पास अर्थ साइंस में भी हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो we will write down all together। अर्थ एंड स्पेस साइंस में भी there is an important role of chemistry। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो केमिस्ट्री समहाउ सारे ब्रांच से रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ सेंट्रल साइंस। बेटा हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल साइंस बोलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजर 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के मेन 5 ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर स्टूडेंट्स बहुत सारे ब्रांच है बट हम पर्टिकुलरली 5 मेजर ब्रांचेस की बात करेंगे विच वी आर गोइंग टू सी इन केमिस्ट्री। तो बेटा मेरे पास जो केमिस्ट्री है ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ओके
पहला ब्रांच जो केमिस्ट्री का है दैट इज नोन एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा पहला ब्रांच जो है इसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है स्टूडेंट्स? बेटा यू नो देयर वर वेरी एक्सपेरिमेंट्स विच वर परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट। उन्होंने लॉज दिया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, वो सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। Physical chemistry is a branch of a chemistry where we see or where we study various experiment that has been performed by scientists। उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, उनका क्या कंक्लूजन था। तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, ये थियोरटिकल पार्ट होता है और साथ साथ में ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स विच वर परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट और केमिस्ट, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए साइंटिस्ट से और केमिस्ट से, फिर लॉस के बारे में पढ़ते हैं हम, ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन यहाँ पे पढ़ेंगे। पूरा थियोरटिकल होता है ये आपका ब्रांच। एंड स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री का वो पार्ट है बच्चा जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो यू कैन ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम हियर। दिस इज द ऑल्सो ब्रांच जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स की स्टडी करते हो। नाउ स्टूडेंट आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेकेंड ब्रांच है उसको मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन। तो ये वाला जो ब्रांच है बच्चा ये क्या करता है? डील्स विथ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी कौन करता है बच्चा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब हमारे पास आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और हाइड्रोजन से मिथेन, इथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हो विच यू आर गोइंग टू सी अहेड इन दिस होल सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नो स्टूडेंट्स हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन, अगर आप किसी भी एलिमेंट की स्टडी करते हो बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल के 117 एलिमेंट की स्टडी कर रही हूँ तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ inorganic chemistry। except carbon, study of all other element except carbon or hydrocarbon, I will write down except hydrocarbon, study of all other elements comes under the category of inorganic chemistry। मतलब इन टोटल हम लोग बच्चा 117 एलिमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद आया स्टूडेंट्स आपके पास अनदर पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री विच इज नोन एज अ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब बेटा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? यू नो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अर्थ के अंदर होते हैं, तो हम ये अर्थ के अंदर फ्रीली अवेलेबल फॉर्म में नहीं है बच्चा। ये क्या है? ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बच्चा हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम अपने उन एलिमेंट्स को अर्थ को डिग करके ऑब्टेन करते हैं और फिर ऑब्टेन करने के बाद बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते। तो वो जो सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि उसको निकाला, वॉश करना, क्लीन करना, फिर अलग अलग से ट्रीटमेंट करना, बेयर हेबर्स एंड ऑल दोज प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, मेटल के जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो हम किस में पढ़ते हैं? मेटलर्जिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल्स, हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट आपके पास आता है एक लास्ट ब्रांच विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। You know students, whatever medicines we have, whatever medical instruments we have, that all is given by chemistry. So in biochemistry we are going to talk about pharmaceutical industries, वहाँ पे कौन से medicines के बारे में हमने बात करना, we are going to talk about drugs and all those things. Now student, when I make into consideration my class 11 and my class 12, तो यहाँ पे बच्चा मैं क्या देखती हूँ कि मेरे क्लास 11 और क्लास 12 में जो मेजर सिलेबल्स है वो इस 3 ब्रांच से है। 11th और 12th में आपको जो ज़्यादा देखने को मिलेगा वो फिज़िकल केमिस्ट्री होगा। क्लास 11 में आपके पास 6-7 चैप्टर्स आ जाएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के, क्लास 12 में भी सेम ऐसा ही है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 4 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड होता है। बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आपको एक आधा चैप्टर्स मिल जाते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड आज से कि आप केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे। तो बेटा जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट को समझो। You cannot study chemistry until and unless you don't understand chemistry. It is such as बच्चा 500 reactions है तो याद तो नहीं होने वाले हैं। The only thing is that you have to understand the concept, and if you have concept in your mind students, you can do it anyways. Okay students, तो आपके पास ये पार्ट आ गया ऑर्गेनिक के 5 ब्रांचेस का। Now student, moving ahead, हम लोग जो है मैटर को क्लासीफाई करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। बट बिफोर दैट स्टूडेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन इरेज दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैटर। बेटा हम मैटर की स्टडी करने वाले हैं, तो जब हम मैटर की स्टडी करने वाले हैं तो आई एम गोइंग टू सी मैटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया मैटर क्या होता है और आपको पहले से भी ये चीज़ पता थी। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज़ वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर जो है ये विजिबल है या इनविजिबल है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैटर को जब मैं क्लासीफाई करती हूँ तो मैटर का 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। देयर इज अ 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वन इज नोन एज अ प्योर substance and another one is known as a mixture। आपके पास 2 तरह के मैटर्स होंगे, एक है प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और दूसरा जो है स्टूडेंट वो मिक्सर के फॉर्म में है। अब अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ तो प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासीफाई होता है स्टूडेंट्स एज एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। आपका प्योर सब्सटेंस जो है वो क्लासीफाई होगा एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स अगर मैं एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई करूँ तो मेरा एलिमेंट क्लासीफाई होगा एज मेटल, एज नॉन मेटल और साथ साथ में स्टूडेंट्स इट विल बी मेटेलॉइड्स। ये मेरे पास क्लासिफिकेशन आ गया किसका स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्लासिफिकेशन आ गया एलिमेंट्स का। अब बेटा कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे नहीं देखने हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट अगर मैं मिक्सचर को क्लासीफाई करती हूँ तो मेरे पास 2 तरह के मिक्सचर आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture. Okay, this is how we are going to see a classification. तो बेटा आज हमें क्या करना है, आज हमें इस क्लासिफिकेशन को इन डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब मैं प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करती हूँ तो द नेम इटसेल्फ,
द नेम इटसेल्फ विल टेल यू स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो प्योर फॉर्म में है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? अ सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट हैव definite chemical composition। लाइक स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास वाटर है और प्योर फॉर्म में है तो मेरे वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो मेरा वाटर, जो मेरा डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, वहाँ पे मुझे इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्योर सब्सटेंस। अभी बच्चा, अगर मैं देखूँ प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम रिगार्डलेस वो कहाँ का पानी है, आपने उसको कहाँ से ऑब्टेन किया। दी प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन। वो कहीं से भी क्यों ना डराइव किया हो, इट विल रिमेन सेम। प्रॉपर्टीज रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन। तुम कहीं से भी क्यों ना ऑब्टेन कर लो, वो आपको यहीं पे मिलेगा। लाइक स्टूडेंट्स, गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर गोल्ड प्योर फॉर्म में है बेटा, तो वेदर आप यहाँ से ऑब्टेन कर रहे हो या आप किसी और कंट्री से ऑब्टेन कर रहे हो, जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब, वो वही रहेगा। वो किसी और मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल अपीयरेंस भी वही रहेगा। तो वो चीज़ जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है और उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती है, चाहे जहाँ से आपने उसे क्यों ना ऑब्टेन किया हो बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ प्योर सब्सटेंस। डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, सेम प्रॉपर्टीज़ रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन। नाउ बच्चा, एट अ सेम टाइम, दो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की। तो बेटा, मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? यू नो, इफ यू सी अ भेल, तो वहाँ पे क्या होता है? भेल इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स, लाइक यू हैव मुरमुरा, यू हैव सेव इन इट, यू हैव ऑनियन इन इट। तो दैट भेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। तो बच्चा, डिड यू एवर सॉ दैट पानीपुरी वाला और भेलपुरी वाला इज एडिंग सेम अमाउंट ऑफ चना एंड और मेजरिंग 1-1 की इतना ही जाएगा? नहीं, वो मिक्सचर है, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। केमिकल कंपोजिशन विल नॉट रिमेन सेम। और अगर आपके भेल वाले ने कभी तीखी चटनी डाल दी, योर भेल विल बिकम तीखा, वेरेज उसने मीठा डाल दिया, इट विल बिकम मीठा। सॉल्ट ज़्यादा हो गया, इट विल बिकम सॉल्टी। तो बच्चा, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हर बार एक जैसी नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन एक जैसा नहीं है तो प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी नहीं है। तो बेटा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मिक्सचर के बारे में, नो डेफिनाइट कंपोजिशन, नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इसका फिक्स नहीं होगा बच्चा। नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। और इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं एक जैसी है तो हेंस नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ भी एक तरह की नहीं होंगी। जैसे आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ भेल, sometime it can be salty, sometime it can be very sweet, or sometime it can be little bit spicier. So student, that is कि composition same नहीं है तो properties will also not remain same. तो यहाँ पे हमने mixture के बारे में बात कर ली है और हमने pure substance के बारे में बात कर ली। Now बेटा, moving ahead we will be talking about elements. हम elements के बारे में बात करते हैं। Students, एलिमेंट्स क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? ओके, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये तो आपको पता है, ठीक है बच्चा। आप एलिमेंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। आप इसको
और नहीं तोड़ सकते हो और तोड़ के कुछ अलग ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट का डेफिनेशन लिखती हूँ। एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, आर प्योर सब्सटेंस which cannot be further broken down into simpler substance। एलिमेंट जो होता है ये एक प्योर सब्सटेंस है और आप इसे तोड़ के और प्योर फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते। स्टूडेंट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बेटा अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास हाइड्रोजन है और मैं आपको बोलूँ इस हाइड्रोजन को तोड़ दो और तोड़ के कुछ दो नई चीज़ें ऑब्टेन कर लो, इज़ इट पॉसिबल? नहीं बच्चा, वो ऑलरेडी अपने फॉर्म में है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फॉर नाउ हमें 118 पता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे 118 एलिमेंट्स हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बेटा देखो, अगर तुम H2O को तोड़ देते हो, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, दो अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएंगे। बट वहीं पे अगर तुम हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करो तो हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होगा। तो वो एलिमेंट्स जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दिस आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ एलिमेंट। ये सब के सब जो है बेटा वो एग्जाम्पल क्या है? एलिमेंट के हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेड अप ऑफ सिंगल एटम, ये एक ही एटम से बने हुए होते हैं बेटा। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम। लाइक हाइड्रोजन का एक एटम क्या हो गया? एलिमेंट हो गया बेटा, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एलिमेंट। ऑक्सीजन का एक एटम क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। एटम क्या है बेटा? अब एट द सेम टाइम हम लोग बात कर लेते हैं एटम। एलिमेंट को तोड़ के इतना छोटा कर दिया जाए कि वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो हम उसको एटम बोलते हैं। एटम के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलिमेंट के अंदर होती हैं। व्हाट इज एटम? एटम इज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एटम इज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म है। एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट which has all properties, जिसके पास सारी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा किसके पास? एटम के पास। स्टूडेंट्स अब एटम तो हमने देख लिया, अब बेटा एलिमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पहले कंपाउंड्स देख लो, देन वी विल कम बैक वंस अगेन टू एलिमेंट। बेटा कंपाउंड क्या होता है? जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं कंपाउंड को बहुत सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आई विल से एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज अ कंपाउंड। जैसे कि H2 प्लस O विल गिव मी H2O, तो मेरा ये H2O जो है बच्चा, ये H2O कंपाउंड है क्योंकि ये दो एलिमेंट को कंबाइन करके बनाया है। वहीं पे मेरा हाइड्रोजन एलिमेंट है और मेरा ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो बेटा कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड के पास क्या होता है? इट contains atom of different element। अलग अलग एलिमेंट्स के इसके पास क्या होते हैं स्टूडेंट? एटम्स होते हैं। दे कंबाइन केमिकली। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन एलिमेंट है, O2 भी
एलिमेंट है लेकिन उसने मुझे CO2 दिया। तो CO2 में 2 तरह के एलिमेंट है, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ कंपाउंड। बेटा कंपाउंड के बारे में बात करें तो वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल एज वेल। मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा? जिस तरह से एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल उसी तरह से मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन मॉलिक्यूल क्या है। इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा है बच्चा। इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जैसे एटम के पास सारी प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के पास भी स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टीज है किसकी? कंपाउंड की। विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ओके, विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मीनवाइल बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वो जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है, ओरिजिन चाहे जो हो। मिक्सचर क्या होता है? ना तो उसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। फिर हमने देखा एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस जिसको ब्रेक डाउन करके और कुछ नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट के सबसे छोटे फॉर्म को एटम बोला जाता है। कंपाउंड क्या है? जब 2 एलिमेंट को ऑब्टेन कर कंबाइन करके हम कुछ केमिकली प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। लाइक वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, अमोनिया इज एन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बेटा व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। So student, let us come to our flow diagram and let us understand what are the parts that we have discussed. We have discussed about elements, we have discussed about compounds. Now student, moving ahead, I am going to talk about metals, non-metals and metalloids. बेटा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो बच्चा अब अगर मैं मेटल के बारे में बात करूं, नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है बेटा? तो हम सब ने मेटल की एक आधा प्रॉपर्टीज जो है वो ज़रूर पढ़ी होती है। तो मेटल के बारे में बात करूं, इट हैज़ लस्टर अपीयरेंस। मेटल जो है वो शाइनी होता है स्टूडेंट्स, अपीयरेंस, और इसके साथ साथ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आई कैन राइट डाउन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैटर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मैलेबिलिटी और डक्टेबिलिटी को। आप मेटल को एकदम लंबे से पतले से रोप के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। आप मेटल को ठोक ठोक के एकदम चपटा कर सकते हो। आप इसको मैलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी के बारे में भी आप लिख सकते हो। मेटल का एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स आई एम नॉट गोइंग बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। नेक्स्टली स्टूडेंट हमारे पास आ गया नॉन मेटल। तो बेटा अब अगर मैं नॉन मेटल के बारे में बात करूँ तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट स्टूडेंट? प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको मैलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स के अंदर नहीं देखने, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप उसे ठोकोगे तो वो टूट जाएगा, आप उसे लंबा बनाओगे क्रैक हो जाएगा। तो देयर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी स्टूडेंट्स इन नॉन मेटल। बेटा नॉन मेटल जो होते हैं इनके अंदर उतना शाइनी अपीयरेंस भी नहीं होता है। तो दिस आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स जो होते हैं कंपैरेटिवली वीक होते हैं। तो ये हमने नॉन मेटल्स के बारे में देख लिया। स्टूडेंट्स ये आपको पता है इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ। और लास्ट में हमारे पास आ गया मेटलॉइड्स। तो बेटा मेटलॉइड्स के बारे में बात करूँ तो कुछ ऐसे एलिमेंट विच हैज़ अ प्रॉपर्टी विच हैज़ सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल,
वो थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स को हम जो है बच्चा सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, दिस ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के। स्टूडेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से हमने एलिमेंट को क्लासीफाई कर लिया। अब मूविंग अहेड बच्चा, हम लोग अपने मिक्सचर पे आ जाते हैं। तो मिक्सचर पे मैंने क्या देखा? मैंने देखा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर वो है जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, ना ही इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स है। बट अभी हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप के मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सबसे पहले मिक्सचर क्या है? 2 या 3 चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर दिया जाए, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर इन नॉट पर्टिकुलर कंपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैंने फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ग्लास ऑफ वाटर में मैं क्या कर रही हूँ बच्चा? मैंने उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया और मैंने स्टर नहीं करा है, तो क्या होगा? मेरा जो सॉल्ट है, या मैंने शुगर ऐड किया, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शुगर, तो व्हाट आई विल सी इज माय शुगर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। थोड़ा डिसॉल्व होगा लेकिन वो सेटल हो जाएगा। तो व्हेनेवर आई हैव अ सिप ऑफ दैट ग्लास, व्हाट आई विल सी, मेरा ऊपर का पानी जो है वो हल्का सा क्या होगा? स्वीट होगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी उसका टेस्ट जो है वो स्वीटर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या देख रही हूँ? होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर में हम क्या करेंगे? एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेंगे, उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मैंने कुछ भी डाला हुआ है और मैं उसको प्रॉपरली उसके अंदर कोई सल्यूट डाल रही हूँ और मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, मैंने स्टर कर दिया। तो नीचे से ऊपर तक एक सेम फेज होगा। सेम फेज मतलब अगर स्टूडेंट्स, पहले मैंने एग्जांपल आपको हेट्रोजीनियस का दे दिया था स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट होमोजीनियस। आपने एक ग्लास पानी लिया और उस एक ग्लास पानी में 2 टेबलस्पून शुगर का डाला और उसको प्रॉपरली स्टर कर लिया। बेटा अब आपका शुगर जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, व्हाट यू विल सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक सिंगल फेज में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो वो जो सिंगल फेज में है हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन, यहाँ पे क्या होता है? व्हेन दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, व्हेन दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जब ये ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे हो जाए तो वी कॉल इट एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बेटा अगर तुमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर पानी था और उस पानी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून शुगर का डाल दिया और वो शुगर को आपने स्टर नहीं किया, तो व्हाट यू विल सी स्टूडेंट्स, आपके पानी के नीचे की तरफ ज़्यादा शुगर होगा, वो बेस पे होगा, फिर यहाँ पे ऊपर हल्का सा होगा और नीचे एकदम ऊपर थोड़ा सा होगा। हर एक फेज़ में डिफरेंट फेज़ है, हर एक जगह पे क्या है? डिफरेंट फेज़ है। तो ये जो डिफरेंट फेज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम। व्हेन मोर देन वन फेज़ आर प्रेजेंट, व्हेन मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होगा तो हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है होमोजीनियस मिक्सचर में ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन, प्रॉपरली सॉल्ट मिक्स हो जाए तो आपको यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप पानी के अंदर सैंड डाल देते हो तो व्हाट यू विल सी स्टूडेंट्स, योर सैंड इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व, सैंड नीचे की तरफ ज़्यादा होगा और ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लोट होगा। तो जो आपका सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
वेयर इज बेटा यहाँ पे कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी, हम इसमें रैंडमली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने मैटर का क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जाके हम लोग अपने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये आपके 11th और 12th के बेस को क्लियर करेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात करोगे, आप ऐसे यूनिट्स के बारे में बात करोगे जो आपको क्लास 11 और क्लास 12 में हर बार लगेगा स्टूडेंट। सो बेटा ये पहला चैप्टर तो है ही, लेकिन ये आपके केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका बेस है क्लास 11 और 12 का। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप पूरे 2 साल कंफ्यूज रहोगे स्टूडेंट्स। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ और अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप